नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, गुड इवनिंग, राधे राधे, जय सिया राम। मैं राकेश सिहाग एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं सिहाग सर एसजीसी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। प्यारे विद्यार्थियों, मनोविज्ञान की शानदार सी श्रृंखला हमारी चल रही है। बिल्कुल गुड इवनिंग, राधे राधे एक बार सभी को। जल्दी से इस क्लास में जुड़ जाएं और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारी क्लास को जो है पहुंचाने का आप लोगों का एक नैतिक दायित्व बनता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने अपना फर्ज निभा दिया होगा। एक बार सभी बच्चों को स्वागत कर लेते हैं। प्रीतम, रक्षा पवार, अनीता राठौड़, जय श्री श्याम, ममता समरदेट, गुल्लू, कालिया जी, ईशा बेनीवाल जी, गुल्लू, सुशीला मांडा, पालिया लता, सभी, सचिन यादव, बिंदु जाखड़, सभी प्यारे विद्यार्थियों को गुड इवनिंग, राधे राधे, राम राम। गुरुजी आपकी क्लास का इंतजार कर रहा हूँ। अच्छा, आत्मा इंतजार कर रहे हैं तो आत्माराम जी आ गए। हम तो ट्रम्प साहब हमसे पहले आ गए थे भाई साहब आज तो। ठीक है, तो चलिए प्यारे विद्यार्थियों आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। तो जल्दी से कमेंट करके पहले तो बताओ कल अपन क्या चर्चा कर रहे थे। कल की चर्चा बता दीजिए। कालिया जी जय हिंद, जय हिंद कालिया जी, जय हिंद। यस सर, कर दिया लाइक और शेयर। ओके ईशा, किरण, काव्य, राम राम। जल्दी से बताइए कल की क्या चर्चा हमारी चल रही थी। बंधु गुड इवनिंग, गोमती गोदारा, सभी को नमस्कार। उर्मिला, सभी प्यारे विद्यार्थी जो हमारी शिक्षा मनोविज्ञान की इस श्रृंखला में जुड़े हैं, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। बता दीजिए कल की चर्चा बता दीजिए। मुकुल चौहान जी राम राम, नमस्कार। ठीक है, दीपिका, कन्नू, भादू, सभी को नमस्कार। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ रहे थे, बाल विकास। बाल विकास जो है, इस बाल विकास की हमने कल पहली क्लास लगाई थी और आज जो है वो बाल विकास का पार्ट 2 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बेटा? पार्ट 2 पढ़ेंगे। तो कल मेरे ख्याल से अपन ने बाल विकास में, बिल्कुल प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। गुरुजी एक सब्सक्राइबर कर दियो, फोन पहुँच गए, बहुत बढ़िया बात है जी, बहुत बड़ा मतलब आप कह सकते हैं कि ये उपकार है ना, धन्यवाद। ठीक है, ठीक है, बताइए सभी बच्चे लास्ट क्या बात पढ़े थे अपन। लास्ट क्या बात पढ़े थे वह थोड़ा सा बता दीजिए, अदरवाइज थोड़ा सा मैं देख लेता हूं कि क्या चर्चाएं अपन ने करी होगी इसमें बेटा, है ना। ये लीजिए, कल वाली पीडीएफ मिल गई थी क्या आप लोगों को? कल अपन ने परिभाषाएं देख ली थी, है ना, बाल विकास की परिभाषाएं देख ली थी। ठीक है, ये बातें होगी थी। चलो फिर अपन इसी से कंटिन्यू कर लेते हैं आज, है ना, इसी को आगे बढ़ा लेते हैं। देखो प्यारे विद्यार्थियों, हमारे सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न आता ही आता है, लगभग हर एग्जाम में प्रश्न आ जाता है कि साहब वृद्धि व विकास से आप क्या समझते हैं। वृद्धि व विकास से आप क्या समझते हैं? जनरली देखने में ऐसे लगता है कि वृद्धि व विकास एक ही चीज है, क्योंकि अगर मनोविज्ञान के बाहर बात करते हैं, बिल्कुल प्यारे विद्यार्थियों, मनोविज्ञान के अलावा यदि बात करते हैं, प्रीतम सिंह जी, ईशा परिभाषा करवा दी थी सर, गैसेल की परिभाषा होगी थी। ठीक है, नो सर पीडीएफ नहीं मिला, कोई बात नहीं प्रीतम, आज ये पीडीएफ आपको पहुंचा देंगे, है ना। ठीक है, ठीक है, ठीक है, अब सुन लेना बेटा इधर बहुत अच्छे से। अगर मनोविज्ञान से बाहर अपन बात करते हैं तो जनरली देखने में लगता है कि वृद्धि व विकास एक ही है, यानी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से आपसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि एक ही चीज है या अलग अलग चीज है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो आज जो हमारा चर्चा का विषय रहेगा वह ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं प्यारे विद्यार्थियों। तो सर इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए क्या करेंगे? तो प्यारे विद्यार्थियों, एक तरफ तो आप लिखेंगे वृद्धि। क्या लिखेंगे? वृद्धि, जिसको आप इंग्लिश में ग्रोथ कहेंगे। क्या कहेंगे? ग्रोथ। और एक तरफ आप लिखेंगे विकास। क्या लिखेंगे बेटा? विकास, है ना, जिसको आप डेवलपमेंट कहेंगे। क्या कहेंगे? डेवलपमेंट। देखो यहां से प्रश्न इस तरीके से पूछे जाते हैं, एक एक चीज को समझते हुए चलेंगे अपन कि सर क्या वृद्धि है और क्या विकास है। तो देखिए, अपन ने कल की क्लास के प्रारंभ में ही चर्चा कर ली थी। कल की क्लास के प्रारंभ में ही हमने प्यारे विद्यार्थी चर्चा कर ली थी। एक बार ऑडियो वीडियो बताइए बेटा, सभी ओके है क्या? ठीक है, अनीता राठौड़, अनीता कह रही है कि बाल विकास की सारी परिभाषाएं पढ़ ली थी हमने। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, ठीक है मेरे ख्याल से, है ना। चलो कोई बात नहीं। अब देखिए
कल की क्लास के प्रारंभ में हमने एक चर्चा करी थी कि वृद्धि क्या होती है। तो हमने कहा कि हमारे शरीर के अंदर दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं, एक परिवर्तन परिमाणात्मक या मात्रात्मक होते हैं और एक परिवर्तन जिनको आप गुणात्मक या बोधात्मक परिवर्तन कहते हैं। अगर इन दोनों प्रकार के परिवर्तनों को जोड़ दिया जाए तब तो हमारा क्या होता है, विकास होता है। लेकिन अगर केवल मात्रात्मक परिवर्तनों की बात करेंगे तो वह क्या होती है, वृद्धि। तो ध्यान रखना, हमारे शरीर के अंदर जितने भी परिमाणात्मक या मात्रात्मक परिवर्तन हुए हैं, परिमाणात्मक या मात्रात्मक परिवर्तन हुए हैं, ये सारे परिवर्तन क्या कहलाते हैं प्यारे विद्यार्थियों, वृद्धि कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, वृद्धि कहलाते हैं, ग्रोथ कहलाते हैं। कौन से परिवर्तन, जो हमारे मात्रात्मक परिवर्तन हुए, जैसे हमारा वजन बढ़ा है, हमारी लंबाई बढ़ी है, तमाम चीजें जो भी आप कह सकते हैं आकार में वृद्धि हुई है, अनुपात में वृद्धि हुई है, जो हमारे शरीर में जो है परिमाण और मात्रात्मक परिवर्तन हुए हैं, यानी जिनको मापा और तोला जा सके, ऐसे परिवर्तन अगर मेरे लाडलो हुए हैं तो वह क्या कहलाएंगे, वृद्धि कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, वृद्धि कहलाएंगे। परंतु याद रखना, इन परिवर्तनों के साथ यानी परिमाणात्मक या गुणात्मक जो परिवर्तन है, इन परिवर्तनों के साथ यदि जुड़ जाए क्या, इनके साथ परिमाणात्मक और मात्रात्मक जो है इनके साथ जुड़ जाए क्या, गुणात्मक। परिमाणात्मक और मात्रात्मक परिवर्तनों के साथ यदि कौन से परिवर्तन जुड़ जाए, गुणात्मक परिवर्तन जुड़ जाए, तो मेरे लाडलो याद रखना वह क्या बन जाएगा, विकास बन जाएगा। तो बताओ, एक सामान्य सी ये बात सबको समझ में आ गई क्या? दीपिका जी कह रहे हैं हमारे तो बारिश आ रही है सर, नेटवर्क प्रॉब्लम हुआ है थोड़ी। कोई बात नहीं बेटा, कहाँ से हैं आप, कहाँ बारिश आ रही है, थोड़ा सा बता दीजिए, हमें भी पता चल जाए। हनुमानगढ़ में तो ऐसा कोई सीन है नहीं अब तक, है ना, बारिश वगैरह का, तो बता दीजिए, है ना। तो क्या कहा हमने कि परिमाणात्मक और मात्रात्मक के साथ यदि गुणात्मक पक्ष मिट जाए तो साथ क्या हो जाएंगे, तो आप कहेंगे सर विकास बन जाता है। अब ये केवल परिमाणात्मक परिवर्तनों का अध्ययन करता है, इसलिए मेरे लाडलो इसको एक पक्षीय अवधारणा कहते हैं, क्योंकि ये एक पक्ष का अध्ययन करता है। एक पक्षीय अवधारणा बोल दो या इसको संकुचित अवधारणा बोल दो। कैसी अवधारणा, संकुचित। भाई संकुचित तो होगी ना, ये केवल मात्रा का अध्ययन कर रही है, आपकी लंबाई चौड़ाई, आपके वजन का अध्ययन कर रही है, जबकि ये बहुपक्षीय है। ये एक पक्षीय है तो ये बहुआयामी या बहुपक्षीय होता है। ये कैसा होता है, बहुपक्षीय। ये संकुचित है तो ये विस्तृत अवधारणा है। कैसी अवधारणा है, विस्तृत अवधारणा है। बताइए क्लियर है क्या? तो ये दो बातें आपने अब तक कही, शरीर में जितने भी परिमाणात्मक या मात्रात्मक परिवर्तन होंगे वह सारे वृद्धि हैं, अगर इनके साथ गुणात्मक जुड़ जाएंगे तो विकास जुड़ जाएगा। आपसे कंफ्यूजन क्या क्रिएट करवाता है, आपको बोलता है परिमाणात्मक मात्रात्मक परिवर्तन क्या कहलाते हैं, आप बोलते हैं सर वृद्धि कहलाता है। फिर बोलता है कि बताओ गुणात्मक वृद्धि, जो गुणात्मक परिवर्तन है वो क्या कहलाते हैं, तब आप कह देते हो सर वो विकास कहलाते हैं। ध्यान रखना, अकेले गुणात्मक वृद्धि विकास नहीं है, अकेला जो गुणात्मक परिवर्तन है वह विकास नहीं है। अगर गुणात्मक के साथ मात्रात्मक जुड़ता है तभी क्या माना जाता है, बिल्कुल दीपिका जी, शेरगढ़ के आसपास, बहुत बढ़िया, है ना। परिमाणात्मक में यदि मात्रात्मक जुड़ता है तो विकास माना जाता है। बताइए क्लियर है क्या? ठीक है, ठीक है जी, ठीक है, ओके बेटा। थोड़ा सा देखना बेटा, कैमरा मैंने सेट किया है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही ना, मेरे को ऐसे लग रहा था फ़ॉन्ट कट रहे हैं जैसे। ठीक है, तो ये परिमाणात्मक और ये एक पक्षीय अवधारणा होगी। क्लियर है ना यहां तक सभी को? तो हमने इसको संकुचित अवधारणा भी बोला। उसके बाद क्या कहेंगे, याद रखना कि ये जो परिवर्तन होते हैं ना, वृद्धि के परिवर्तन, ये परिवर्तन प्रथमतः दिखाई दे जाते हैं, प्रथमतः दिखाई देते हैं। दिखाई यानी दृष्टिगोचर होते हैं। ये परिवर्तन कैसे होते हैं बेटा, प्रथमतः दृष्टिगोचर, यानी हमारे शरीर के अंदर जो भी शारीरिक परिवर्तन, मात्रात्मक परिवर्तन, गुणात्मक परिवर्तन, जो परिमाणात्मक परिवर्तन होंगे वह दिखाई दे जाते हैं। देखने वाले को पता चल जाता है कि हाँ ये बच्चा लंबा है, इस बच्चे की हाइट कम है। तो ये परिवर्तन कैसे होते हैं, दृष्टिगोचर होते हैं। जबकि ये परिवर्तन प्रथमतः दृष्टिगोचर नहीं होते, प्रथमतः दृष्टिगोचर नहीं होते, प्रथमतः दृष्टिगोचर नहीं होते। कौन से, विकास वाले परिवर्तन। जबकि वृद्धि वाले परिवर्तन जो है वो प्रथमतः दृष्टिगोचर होते हैं। बताओ क्लियर है क्या? यहां तक बताइए, ओके है ना? अच्छा, इनमें केवल शारीरिक परिवर्तनों को शामिल करते हैं। केवल कौन से परिवर्तन बेटा, शारीरिक परिवर्तन शामिल होते हैं, शारीरिक परिवर्तन शामिल होते हैं।
जबकि अगर इधर बात करें तो न केवल शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, नैतिक, भाषाई, है ना, सामाजिक इत्यादि परिवर्तन, संज्ञानात्मक, और भी लिख सकते हैं संज्ञानात्मक, ये सारे परिवर्तन किस में शामिल होते हैं बेटा? विकास में शामिल होते हैं। इसलिए देखो कितने आयाम है, वहां पर तो केवल एक ही आयाम ना कि शारीरिक पक्ष, और यहां पर देखो बहु आयाम है, बहुत सारे आयाम है, मल्टी डायमेंशनल है। शारीरिक, मानसिक, आपका संवेगात्मक, आपका नैतिक विकास, आपका भाषाई विकास, आपका सामाजिक विकास, ये सारी की सारी चीजें क्या होती है बेटा? इसमें शामिल होती है। और क्या लिख सकते हैं? और क्या लिख सकते हैं? तो याद रखना, इन परिवर्तनों को क्योंकि ये दिखाई देते हैं इसलिए मापा तोला जा सकता है, इनको प्रथमतः मापा तोला नहीं जा सकता। तो अपन क्या लिखेंगे? मापा तोला जा सकता है। इनको क्या कर सकते हैं बेटा? मापा तोला जा सकता है। और दूसरी तरफ क्या लिखेंगे? मापा तोला, प्रथमतः माप तोल नहीं, प्रथमतः माप तोल नहीं, प्रथमतः माप तोल नहीं। तो जो विकास के परिवर्तन होते हैं ना, इनको अपन पहली बार में तो माप तोल नहीं सकते, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इनको मापा तोला नहीं जा सकता। याद रखना, विकास का जो मात्रात्मक पक्ष है, विकास का जो मात्रात्मक पक्ष है, जिसको आप संकुचित अर्थ में वृद्धि कह देते हैं, वृद्धि को तो मापा तोला जा सकता है ना, यानी विकास का एक आयाम तो मापा तोला जा सकता है। नोहर रामपुरा में क्या कह रहे हैं? टकरो गाज की मतलब क्या है? ये समझ नहीं रहे अपन, बताइए। शाबाश, बिल्कुल बिल्कुल जी, है ना। तो सुन लेना, ये आपके वो परिवर्तन है जिनको आप वृद्धि और विकास के अंतर क्या करते हैं बेटा? जस्टिफाई करते हैं। बताओ क्लियर है क्या यहां तक? उसके बाद भी आपको ध्यान रखनी है, बहुत सी ऐसी बातें हैं वृद्धि और विकास के बारे में। इधर तो अपन वृद्धि को पढ़ रहे हैं और इधर अपन विकास की बात कर रहे हैं। याद रखना, वृद्धि में एक बात याद रखनी है, एक निश्चित स्तर के पश्चात वृद्धि रुक जाती है, विकास अनवरत चलता है, मृत्यु पर्यंत चलता है, जीवन पर्यंत चलता रहता है। तो ध्यान रखना, एक निश्चित स्तर के पश्चात रुक जाती है, एक निश्चित स्तर के पश्चात, निश्चित स्तर के पश्चात रुक जाती है, निश्चित स्तर के पश्चात रुक जाती है। जबकि विकास के परिवर्तन, जबकि विकास के परिवर्तन अनवरत चलते हैं, अनवरत या सतत चलते हैं, सतत या जीवन पर्यंत चलते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, जीवन पर्यंत चलते हैं, जीवन पर्यंत चलते हैं, यानी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया बेटा? निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। कौन सी? विकास। ठीक है ना। अच्छा, अब एक इंपॉर्टेंट है, अगर आप वृद्धि की बात करते हैं तो वृद्धि में विकास शामिल नहीं होता, वृद्धि में विकास शामिल नहीं होता। जबकि इधर ध्यान रखना, विकास में वृद्धि शामिल है, विकास में वृद्धि शामिल है। यानी जब आप कहते हैं ना वृद्धि, तो विकास उसमें शामिल नहीं है बेटा, लेकिन जब आप बात कर रहे हैं ना विकास की, तो वृद्धि इसके अंदर क्या होती है बेटा? वो शामिल होती है। बताइए क्लियर है क्या? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, बादल गरज रहे हैं। कालिया जी, इस प्रश्न को थोड़ा सा और खोल के पूछो बेटा, क्या पूछना चाह रहे हैं आप? विकास जातिगत होता है क्या? आप इनकार तो नहीं कर सकते, अगर मैं जितना समझा हूं उस आधार पे तो मैं कह सकता हूं बेटा कि बिल्कुल विकास जातिगत होता है ना। विकास जातिगत, यानी प्राणियों की जो जातियां हैं उस जातियों के अनुरूप, जैसे मनुष्य है तो मनुष्य के हिसाब से विकसित होगा, घोड़ा है तो घोड़े के हिसाब से विकसित होगा, ऊंट है तो ऊंट अपने हिसाब से विकसित होगा। जो प्राणी की जो जाति वर्ग है उसके हिसाब से बिल्कुल विकास क्या होता है बेटा? प्रभावित होता है और अपनी जातियों के अनुरूप चलता है। बताओ क्लियर है क्या? दूसरा ध्यान रखना, एक अच्छा प्रश्न कि वृद्धि के परिवर्तन रचनात्मक होते हैं। वृद्धि के परिवर्तन कैसे होते हैं? रचनात्मक होते हैं। इसका क्या मतलब है कि वृद्धि के अंतर्गत जो परिवर्तन होते हैं ना बेटा, वो आपके रचनात्मक परिवर्तन होते हैं। रचनात्मक परिवर्तनों का क्या मतलब है
क्या मतलब हुआ रचनात्मक परिवर्तनों का? रचनात्मक परिवर्तनों का मतलब है कि इसमें चीजें अप जाती है, डाउन नहीं जाती। आपका बिल्कुल न ताकतवर होने से ताकतवर होना, आपका शक्तिशाली होना, आपका मजबूत होना, आपकी मांसपेशियों का बिल्कुल कमजोर से लेकर मजबूत होने तक के जितने परिवर्तन होते हैं वो सारे के सारे किस में होते हैं बेटा? वृद्धि में होते हैं। जबकि याद रखना विकास में केवल रचनात्मक नहीं, रचनात्मक के साथ साथ विनाशात्मक परिवर्तन भी। बोले सर विनाशात्मक परिवर्तन क्या होते हैं? तो विनाशात्मक परिवर्तनों को आप एक वर्ड लिख देता हूं ब्रैकेट में, शरण या हास। देखो कोई भी कितना भी शक्तिशाली हो, क्या वो हमेशा शक्तिशाली रहता है क्या? जहां तक वो ताकत अर्जित करते जा रहा है वहां तक तो रचनात्मक है, लेकिन उसके बाद डाउनफॉल आना स्टार्ट हुआ, उसकी मांसपेशियां कमजोर हुई, सांस फूलने लगी, तो वहां से परिवर्तन विनाशात्मक हो गए, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। कोमल जयपुर अच्छी क्लास है, थैंक यू कोमल, गुड इवनिंग, राधे राधे। बताओ क्लियर है क्या यहां तक सभी को कि वृद्धि के परिवर्तन तो रचनात्मक हैं, जबकि ये परिवर्तन रचनात्मक के साथ साथ क्या है, आप कह सकते हैं विनाशात्मक भी है। यहां पर आपको याद रखना है कि एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं फ्रैंक। कौन हुए बेटा? फ्रैंक। मैं फ्रैंक की परिभाषा लिख देता हूं। फ्रैंक बहुत अच्छी परिभाषा देते हैं, कहते हैं कि जो कोशिकाएं होती है उन कोशिकाओं की जो गुणात्मक वृद्धि है वही अभिवृद्धि कहलाती है, यानी कोशिकाओं में मजबूती होना ही वृद्धि है। तो आप कह सकते हैं कि कोशिकाओं में गुणात्मक वृद्धि, ये प्रश्न पूछा गया है, गुणात्मक वृद्धि ही अभिवृद्धि है। ये किसने कहा है? फ्रैंक ने कहा है। किसने कहा है? फ्रैंक ने कहा है। तो ये ध्यान रखना, फ्रैंक क्या कहते हैं कि कोशिकाओं में जो गुणात्मक वृद्धि होती है वही क्या है? वही क्या है बेटा? आपका अभिवृद्धि है। तो दूसरी तरफ आपको हरलोग की परिभाषा याद रखनी है। हरलोग कहती है कि विकास केवल अभिवृद्धि तक सीमित नहीं है। विकास केवल अभिवृद्धि तक सीमित नहीं है, बहुत अच्छे से ध्यान रखना, विकास केवल अभिवृद्धि तक सीमित नहीं है, अभिवृद्धि तक सीमित नहीं है। यह तो परिपक्वता की दिशा में, यह तो परिपक्वता की दिशा में आने वाले परिवर्तनों का प्रगतिशील रूप है। क्या है बेटा? प्रगतिशील रूप है या प्रगतिशील क्रम है। देखो ये दोनों परिभाषाएं बहुत महत्वपूर्ण है। दिख तो रही है कि सभी को? बिल्कुल फ्रैंक वाली दिख रही है ना? बिल्कुल बिल्कुल फ्रैंक वाली बात तो दिख रही है कि कोशिकाओं में गुणात्मक वृद्धि अभिवृद्धि है। इसका मतलब क्या हुआ? आप तो कह रहे हैं सर गुणात्मक वाली बातें इधर होती है, नहीं, यहां पर कोशिकाओं में गुणात्मक वृद्धि। कोशिकाओं में गुणात्मक वृद्धि होने का क्या मतलब है? मान के चलो आपकी कोशिका इतनी मजबूत नहीं थी, अब वो मजबूत होगी, तो कम मजबूत से ज्यादा मजबूत होना, इसका मतलब क्या हुआ? उसमें ताकत आई। ताकत क्या है? एक गुण है। तो ताकत आई तो रचनात्मक परिवर्तन हुए। रचनात्मक परिवर्तन हुए तो वो क्या कहलाई? वृद्धि कहलाई। समझ गए ना? अगर उन परिवर्तनों में विनाश होगा तो उस दिन से क्या मान लिया जाएगा? विकास। बताओ क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? अगर अपन ये कहते हैं कि वृद्धि में विकास शामिल है तो ये समझना जब से वृद्धि स्टार्ट हुई तब से विकास भी स्टार्ट हो गया। जब से वृद्धि स्टार्ट हुई तब से विकास भी स्टार्ट हो गया। ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है, ये दोनों चीजें ध्यान रखनी है। यानी अपन कह सकते हैं कि चाहे वृद्धि हो चाहे विकास हो, दोनों गर्भधारण से प्रारंभ हो जाती है। दोनों कब से प्रारंभ हो जाते हैं? गर्भधारण से प्रारंभ हो जाते हैं। तो बताइए क्लियर है क्या? यहां तक सभी बच्चे बताएंगे बेटा एक बार। बिल्कुल हमने एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया, वृद्धि व विकास में मौलिक अंतर। तो जल्दी से कोई भी चीज नहीं समझ में आई है तो इन दोनों स्लाइड पे आप जल्दी से पूछ लीजिए बेटा। बिल्कुल सभी बच्चे जो हैं फास्टली पूछेंगे। कोई बात नहीं समझ में आती है तो बिल्कुल आपका हक और अधिकार बनता है कि आप ये चीजें पूछ सकते हैं। हाँ जी, कोई बात जो नहीं समझ में आई है बिल्कुल आप कमेंट करें, हम निश्चित तौर पर उसका प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करेंगे बेटा। बताएं जल्दी। ओके जी, ओके। ट्रंप, मोनू, समर, ईशा, कौप्ती गोदारा, गुल्लू, कन्नू, भादू, सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग।
है ना। इस स्लाइड पे अगर कोई चीज नहीं समझ में आई है तो आप यहां से भी पूछ सकते हैं। बताएं जल्दी। ओके पालिया लता जी, क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। तो अब इसी कड़ी में अपन एक पॉइंट और ले रहे हैं, और वह पॉइंट ये है कि एक टॉपिक ले रहा हूं बेटा, इसी में मैं, उस टॉपिक का नाम है विकास क्रम में होने वाले परिवर्तन। विकास क्रम में होने वाले परिवर्तन, ये प्रश्न बनता है बेटा, है ना, कि विकास का जो क्रम है, इस क्रम में कितने प्रकार के जो परिवर्तन है वह परिवर्तन देखने को मिलते हैं। पहले तो ये ध्यान रखना, विकास क्रम क्या है, विकास क्रम क्या है, तो पहले मैं इसको क्लियर कर देता हूं। विकास क्रम जिन लोगों ने बताया है उनका नाम है मेरीडिथ व टेनर। कौन है बेटा? मेरीडिथ व टेनर। ये दो मनोवैज्ञानिक ऐसे हैं जिन्होंने डेवलपमेंट साइकिल की बात करी है। किसकी बात करी है? विकास चक्र की बात करी है। विकास चक्र बोल दो या विकास क्रम बोल दो, विकास चक्र, डेवलपमेंटल साइकिल की बात करने वाले कौन है? मेरीडिथ और टेनर। इन्होंने कहा कि मान लो कोई बच्चा है, उसकी एक अवस्था है जन्म से 2 वर्ष। कितनी है बेटा? जन्म से 2 वर्ष। और एक उन्होंने कहा कि 2 वर्ष से 12 वर्ष, 2 वर्ष से 12 वर्ष। और एक उन्होंने कहा कि 12 वर्ष से लगभग 19 वर्ष या 17 वर्ष या 18 वर्ष के आसपास उन्होंने बात करी है। और एक 17 वर्ष के बाद इन्होंने कहा कि बच्चे के अंदर जो विकास होता है, बच्चे के अंदर जो परिवर्तन दिखाई देता है, वो जन्म से 2 वर्ष तक बहुत तीव्र होता है। क्या होता है? तीव्र होता है। 2 वर्ष से 12 वर्ष तक वह थोड़ा सा मंद हो जाता है। 12 से 17 में फिर वह क्या होता है? तीव्र होता है। आपका शारीरिक विकास कैसे होता है? तीव्र होता है। और 17 वर्ष के बाद फिर क्या हो जाता है? मंद हो जाता है। इस बात को मैं ऑफलाइन क्लास में इस तरीके से बताता हूं कि जन्म से लेकर 2 वर्ष तक यानी शिशुअवस्था में तीव्र, फिर बाल्यावस्था में मंद, फिर किशोरावस्था में तीव्र, फिर प्रौढ़ावस्था में मंद। तो प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रखना, यह बात किसने करी है? मेरीडिथ व टेनर ने करी है। तो बताओ ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया क्या? गोमती गोदारा ने पूछा है सर डेवलपमेंट विनाशात्मक कैसे होता है? विकास दृष्टिगोचर नहीं होता कैसे सर जी? देखो बेटा, बिल्कुल इसीलिए मैंने आपके सामने ये बात रखी थी कि आपको कोई चीज नहीं समझ में आए ना पूछो। एक तो देखो मैंने यहां लिखा है प्रथमता दृष्टिगोचर नहीं होता, तो मेरी बात को आप गलत समझ रहे हैं। अगर मैं यूं कह दूं दृष्टिगोचर नहीं होता तो ये गलत बात हो जाएगी, लेकिन मैं यूं कह रहा हूं प्रथमता दृष्टिगोचर नहीं होता। इसका मतलब क्या है कि मान लो कोई व्यक्ति है, आपको ऐसे लग रहा है कि यार ये तो शारीरिक रूप से भी विकसित है ना, एकदम फिट एंड फाइन, ठीक है, एकदम फिट एंड फाइन, आपको लग रहा है कि यार बहुत परफेक्ट बंदा है ना। लेकिन जैसे ही आपने उस बंदे से बात करना शुरू किया, आपने मान लो आपके साथ बस में बैठा था, आपके साथ रेलवे स्टेशन में कहीं खड़ा था, आपने उससे कुछ पूछा कि भैया अब कौन सी ट्रेन आएगी, तो जैसे ही आपने उससे पूछा उसने कहा मैं बोलना नहीं जानता। तो बताओ क्या देखने से पता चल रहा था क्या कि ये व्यक्ति विकसित नहीं है? प्रथमतः देखने से पता नहीं चला, कुछ देर इसके साथ जब अपन ने समय बिताया ना, तब पता चला कि ये विकसित नहीं है। तो याद रखना, विकास के जो परिवर्तन होते हैं ना बेटा, वो प्रथमतः दृष्टिगोचर नहीं होते, अभिवृद्धि वाले परिवर्तन दृष्टिगोचर होते हैं। देखने से पता चल जाता है ये पतला है, ये मोटा है, ये लंबा है, ये बोना है, हर चीज पता चलती है। बताओ क्लियर है क्या? ये पॉइंट क्लियर हो गया क्या? बताओ कालिया जी कह रहे हैं चाय पी लो। अरे भाई साहब, जो आपने पूछा उसका जवाब दे दिया हमने, उस पर चाय दे रहे हो क्या आप हमें? अब गोमती गोदारा कह रही है कि सर डेवलपमेंट विनाशात्मक कैसे होता है? देखो बेटा, हमने कहा कि अभिवृद्धि एक स्तर पर जाके रुक जाती है। अभिवृद्धि एक स्तर पे जाके रुक जाती है, इसका मतलब क्या है? आप लंबे होते हो एक स्तर पे जाके रुक जाते हो, तो आपकी अभिवृद्धि रुक गई। आप लंबे ही होते रहते हो क्या? लंबे? आपका वजन बढ़ता हमेशा बढ़ता रहता है क्या? नहीं बेटा, एक जगह जाके रुकता है। हर चीज एक जगह जाके रुकती है। कब? जब यदि मात्रात्मक हो। क्या हो? मात्रात्मक। तो उन अभिवृद्धि के लिए तो हमने क्या कह दिया कि ये तो एक स्तर पे जाके रुक जाता है, तो इसके परिवर्तन तो रचनात्मक हुए, मतलब बढ़ते ही जाएंगे। लेकिन विकास के परिवर्तन विनाशात्मक भी होते हैं और रचनात्मक भी होते हैं।
विनाशात्मक कैसे हुए? मान लो कोई व्यक्ति है 35 साल की आयु में, आप महेंद्र सिंह धोनी का एग्जांपल लेते हैं। महेंद्र सिंह धोनी कितना तगड़ा खिलाड़ी था, सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग कितने तगड़े खिलाड़ी थे, कितना गजब लेवल का इनका विकास हुआ होगा, लेकिन 37-38 साल की उम्र में इनको रिटायर कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि अब इनकी हड्डियों में वो जान नहीं रही, वो सांसें फूलने लग गई। ये तो आप बहुत अच्छे से, जो बच्चे पीटीआई वगैरह की तैयारी कर रहे हैं वो इसको बहुत अच्छे से समझते हैं कि जब से हमारी ताकत में गिरावट आई है, हास हुआ है, शरण हुआ है, तो हम विनाश की तरफ जा रहे हैं। किधर जा रहे हैं? विनाश। तो अभिवृद्धि तो वहीं रुक गई टॉप पर ले जाकर, लेकिन परिवर्तन अभी भी हो रहे हैं। तो ये जो परिवर्तन है नीचे की तरफ जो जा रहे हैं, ये विनाशात्मक परिवर्तन है जो विकास का हिस्सा होते हैं। बताओ, अब बताओ, क्लियर है क्या? पूनम शिलू, ओके ओके, बताइए। शाबाश भाई, ठीक है बेटा। तो ये चीजें ध्यान रखनी है। अब आ जाओ, अपना जो पॉइंट लिखा है कि विकास क्रम में होने वाले परिवर्तन, उसमें पहले मैंने आपको विकास चक्र बता दिया है। विकास चक्र किसने दिया है? मेरिडिथ और टैनर ने। कैसे विकास चक्र दिया वह मैंने बता दिया। यहां पर आपको याद रखनी है, शैशवावस्था की बात हुई है, ये बाल्यावस्था है, ये किशोरावस्था है, और ये आपकी प्रौढ़ावस्था है। इस तरीके से बालक का विकास क्रम चलता है। तो अब विकास क्रम में कितने प्रकार के परिवर्तन होते हैं? तो याद रखना, श्रीमती हरलोक कहती है, कौन कहती है? श्रीमती हरलोक कहती है कि देयर आर 5 टाइप ऑफ चेंजेस इन डेवलपमेंट सीक्वेंस। विकास क्रम की दिशा में जब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हमारे अंदर 4 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। कितने प्रकार के बेटा? 4 प्रकार के। ये पहला प्रकार, ये दूसरा प्रकार, ये तीसरा प्रकार, ये चौथा प्रकार। बोले सर कौन कौन से 4 प्रकार हैं? तो सबसे पहले तो ध्यान रखना, हमारे आकार में परिवर्तन होता है। किस में परिवर्तन होता है बेटा? हमारे आकार में परिवर्तन होता है ना। दूसरा ध्यान रखना, हमारे अनुपात में परिवर्तन होता है। किसमें? अनुपात में परिवर्तन होता है। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है, अनुपात में परिवर्तन होता है। और तीसरा ध्यान रखना, पुराने चिन्हों का लोप होता है। किसका? पुराने चिन्हों का लोप होता है। पुराने चिन्हों का लोप होता है और नवीन चिन्हों का आगमन होता है। नवीन चिन्हों का उदय होता है। नवीन चिन्हों का उदय होता है। ये भी बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। श्रीमती हरलोक ने कहा कि बच्चा जब जैसे जैसे विकसित हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, उसके अंदर 4 प्रकार के परिवर्तन हो रहे हैं। बिल्कुल दीपिका जी, धन्यवाद। ट्रंप, ईशा, मनीष, नमस्कार। आकार, अनुपात, पुराने चिन्हों का लोप, बिल्कुल गोमती गोदारा सही कह रहे हैं। ठीक है, सुनिएगा। आकार में परिवर्तन का मतलब क्या हुआ? आप सोचो, कभी आप इतने से हुआ करते थे, ऐसे हथेली में आ जाया करते थे आप, लेकिन आज आपका आकार इतना बड़ा हो गया कि भाई साहब कई बार तो बांथ में भी नहीं आते हो। तो तुम्हारे आकार में परिवर्तन हुआ, समझ रहे? तुम्हारी हथेली के अंदर बच्चे की हथेली रख के देखना, इतनी सी हथेली है, तुम्हारी भी कभी इतनी हुआ करती थी, आज इतनी बड़ी हथेली हो गई है। तो ये क्या है? तुम्हारा आकार में परिवर्तन। बात समझ में? चीज छोटी सी बड़ी हो गई। अनुपात में परिवर्तन का मतलब क्या हुआ? आप सोच के देखो, जब आप पैदा हुए थे तब आपका जो कुल लंबाई है, आपकी जो कुल लंबाई है, उसका 1/4 तो केवल तुम्हारा सिर था। 1/4 तो केवल क्या था? सिर था। 1/4 का मतलब 25%। आज तुम्हारा 25% है क्या सिर? बोले सर नहीं है। तो कितना है? आज तुम्हारा 1/7 है बेटा। कितना है? 1/7। वयस्क व्यक्ति का सिर उसके कुल शरीर का 1/7 होता है, जबकि नवजात बच्चे का 1/4 होता है। तो 1/4 का मतलब क्या हुआ? 4 में से 1 हिस्सा, और आज क्या है? 7 में से 1 हिस्सा है। तो बताओ अनुपात में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल अनीता राठौड़ बताएं। पूनम शिल्लू बिल्कुल 1/7 सही कह रहे हैं। ठीक है, फिर मैंने कहा पुराने चिन्हों का लोप। कुछ पुरानी चीजें गायब भी तो हो जाती है बेटा। जैसे कहां गए तुम्हारे दूधिया दांत? बताओ कहां गए दूधिया दांत? गए ना, पुराने चिन्ह थे, लोप हो गए। कहां गया तुम्हारा वो कोमल सा तलवा जिसके घर वाले जो है हाथ लगाने से डरा करते थे? कहां गई तुम्हारी वो कोमल मासूम सी त्वचा? कहां गई आपके अंदर आने वाली बहुत ही प्यारी सी महक? ये सब चीजें क्या होगी बेटा? लोप होगी। तो पुरानी जो चीजें हैं उनका क्या हो गया है? लोप हो गया है। तो नवीन चिन्हों का क्या हुआ? आगमन हुआ। बोले सर कौन से नवीन चिन्ह? जैसे दाढ़ी आ गई साहब, मूंछें आ गई, हमारे शरीर के ऊपर कुछ ऐसे अंग उभर आए। तो ये चीजें क्या है बेटा? ये चीजें हमारे नवीन चिन्हों का उदय है। तो विकास क्रम में जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे,
जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो प्यारे साथियों हमारे अंदर विकास क्रम में क्या होते हैं, परिवर्तन होते हैं। बताइए क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? नहीं जी, नहीं पढ़ा रहे हैं। टीसी खोरवाल साहब कैसे बताएं? खोरवाल साहब बताएं। बिल्कुल कालिया जी सही कह रहे, नहीं पढ़ा रहे। वर्तमान में हमारा खुद का नया चैनल है, कहीं भी नहीं पढ़ा रहे, है ना? ठीक है, बताइए टीसी खोरवाल साहब। ये चीजें कई बार पता चलती है बच्चों के थ्रू कि भाई कई बार क्या होता है, इधर उधर से कहीं कोर्स बिक रहे होते हैं हमारी इच्छा के विरुद्ध, तो बता देना बेटा, है ना? तो विकास क्रम में होने वाले परिवर्तन आपको ध्यान रखने हैं। बिल्कुल, थैंक यू खोरवाल साहब। तो ये दो चीजें आपको यहां पर पता हो जानी चाहिए। अब बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आज की क्लास का, बहुत ही शानदार, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं अपन। बहुत अच्छे से ध्यान रखना, बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है। और इस टॉपिक का नाम है विकास के सामान्य नियम। विकास के सामान्य नियम। विकास के सामान्य नियम। विकास के सामान्य नियमों का क्या मतलब है, पहले तो ये सुन लो। विकास के सामान्य नियमों का मतलब है कि मान के चलो बच्चा गर्भावस्था में है, गर्भावस्था से उसने जन्म लिया, बच्चे ने जन्म लिया, जन्म लेने के बाद वह शैशवावस्था में आ गया, शैशवावस्था के बाद वह बाल्यावस्था में आ गया, बाल्यावस्था के बाद वह किशोरावस्था में आ गया, किशोरावस्था के बाद वह प्रौढ़ावस्था में आ गया, फिर उत्तर प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था। ये व्यक्ति का साइकिल चलता है। तो जब एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाता है, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाता है, तो वह कुछ सामान्य नियमों का अनुसरण करता है। वह क्या करता है? सामान्य नियमों को फॉलो करता है। उन्हीं नियमों को ही अपन क्या कहते हैं बेटा? सामान्य नियम की संज्ञा देते हैं। बताइए क्लियर है क्या? तो यहां से प्रश्न बनता है जी, बिल्कुल प्रश्न बनता है यहां से, बहुत अच्छे से ध्यान रखना, सुनिएगा। अब विकास के कुछ सामान्य नियमों में मैं आपको कुछ नियम बता रहा हूं जो बेहद जरूरी है। जैसे एक नियम आपको ध्यान रखना है कि विकास जो होता है मेरे लाडलो, वह विकास अग्रोन्मुखी होता है। कैसा होता है? अग्रोन्मुखी होता है। अभी बता देता हूं क्या होता है इसका मतलब। अग्रोन्मुखी का मतलब होता है विकास आगे की तरफ बढ़ेगा। जैसे याद करो बेटा, याद करो, जब अपन मनोविज्ञान का इतिहास अतीत पढ़ रहे थे तो वहां पर अपन ने जेबी वाटसन की एक कथन पढ़ा था। जेबी वाटसन ने कहा था कि व्यवहार जो है वह धनात्मक होता है। यानी व्यवहार कैसा होता है? धनात्मक। बिल्कुल बिल्कुल, यानी व्यवहार कभी भी घटता नहीं है। तो ध्यान रखना बेटा, विकास भी कभी भी घटता नहीं है, विकास आगे की तरफ बढ़ता चला जाएगा। कहने का मतलब आपकी अवस्थाएं वापिस नहीं जा सकती। आपकी अवस्थाएं ऐसे नहीं कि जन्म से गर्भ में चले जाएं, शैशव से जन्म में चले जाएं। आप बेटे बेटे सोचते भले ही रहो कि यार किशोरावस्था में होते थे तो कितने मलंग थे, किशोरावस्था में आए तो अब आपको लगेगा यार वास्तव में बाल्यावस्था के अपने मजे थे, है ना? बिल्कुल आप सोच सकते हो, आप बैक में नहीं जा सकते। तो इसको अपन क्या कहेंगे? विकास अग्रोन्मुखी होता है। विकास क्या होता है बेटा? अग्रोन्मुखी होता है। ध्यान रखना, एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं कि आपका जो विकास है ना, वह विकास अधिगम व परिपक्वता का परिणाम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, अधिगम व परिपक्वता का परिणाम है। अधिगम व परिपक्वता का परिणाम है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। यानी डेवलपमेंट इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड मैच्योरिटी। इन दोनों का परिणाम है आपका कौन? डेवलपमेंट। कौन बेटा? डेवलपमेंट। बताओ क्लियर है क्या? बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रीतम, बिल्कुल सही कह रहे हो भाई साहब। ट्रंप जी ने पता नहीं क्या भेज दिया। बिल्कुल कालिया जी पॉजिटिव, बिल्कुल सही कह रहे हो। तो विकास अग्रोन्मुखी होता है। अधिगम आप समझते हैं ना, अधिगम का मतलब लर्निंग, सीखना। आप अपनी उम्र के बढ़ने से क्या सीखे, प्लस आपकी मैच्योरिटी, आपकी परिपक्वता, ये दोनों चीजें मिल जाएगी तब आपका क्या बनेगा बेटा? विकास बनेगा। बताओ क्लियर है क्या? इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं कि विकास लचीला व संशोधन योग्य होता है। विकास लचीला व संशोधन योग्य होता है। विकास लचीला व संशोधन योग्य होता है। विकास लचीला और संशोधन योग्य होता है, यानी विकास फ्लेक्सिबल होता है। आपकी कोई चीज है जो अलग तरीके से विकसित हो, मान लो आपका वजन बढ़ गया, तो अब वजन बढ़ गया तो इसका मतलब ये नहीं आप घटा नहीं सकते, आप घटा सकते हो। फ्लेक्सिबल होता है, लचीला होता है, आप उसमें परिवर्तन कर सकते हो, संशोधन कर सकते हो।
यतिन शिंपा जी बिल्कुल सही कह रहे बेटा। बताइए क्लियर है क्या यहां तक? ओके ठीक है, ओके ओके बेटा। तो विकास लचीला व संशोधन योग्य होता है। विकास कैसा होता है बेटा? लचीला व संशोधन योग्य होता है। ध्यान रखना है ये वाली चीज। और क्या चीजें याद रखनी है? और भी रूल आपको बता रहा हूं बेटा, कुछ नियम, बेसिक नियम है, ये ध्यान रखना। वृद्धि व विकास की गति एक जैसी नहीं रहती। वृद्धि व विकास की गति एक समान नहीं रहती, एक समान नहीं रहती। यानी वृद्धि व विकास एक जैसा नहीं चलता हमेशा। मैंने मेरिडिथ और टेनर में भी बताया, कभी ज्यादा कभी कम, कभी ज्यादा कभी कम, ऐसे चलता रहता है। बिल्कुल कालिया जी बताइए, यहां तक की कहानी बताओ भाई सभी बच्चे, ओके है क्या? लगभग कितने 4-5 नियम हो गए। और याद रखना है कि जो विकास है वह एक नियम का पालन करता है जिसका नाम है निरंतरता का नियम। कौन सा नियम बेटा? निरंतरता का नियम। इसी का नाम है सतत विकास का नियम। कौन सा? सतत विकास का नियम। सतत विकास का नियम। और यहां से एक बहुत शानदार प्रश्न बना हुआ है, और वह प्रश्न ये है कि एक अवधारणा है कि विकास में कुछ भी आकस्मिक नहीं होता। विकास में कुछ भी आकस्मिक नहीं, विकास में कुछ भी आकस्मिक नहीं, यानी अचानक कुछ नहीं होता है, कुछ भी आकस्मिक नहीं होता है। बताइए ये विकास के किस सामान्य नियम का अनुसरण कर रहा है? तो आपको ध्यान रखना है कि निरंतरता के नियम का अनुसरण कर रहा है। तो कितने पॉइंट हो गए? 1 हो गया, 2 हो गए, 3 हो गए, 4 और 5। 5 बिंदु आपके मैंने अब तक बता दिए। इन 5 में से कोई चीज नहीं समझ में आई तो पूछो। बिल्कुल कन्नू भादू, गुल्लू, जितेंद्र बोस, ओके ओके बेटा ओके। पहले तो मेरे को कमेंट करके बताएंगे कि भाई आप लोगों को लाभ हो रहा है क्या इन चीजों का, है ना? बिल्कुल बताएंगे। देखो यहां पर मैं एक चीज नोटिस कर रहा हूं कि जब एमसीक्यू की क्लास आती है तो बहुत से बच्चे जो हैं वो ज्यादा संख्या में जुड़ते हैं, बिल्कुल। लेकिन जब डिटेल की क्लास होती है तो आप लोग इसमें रुचि नहीं दिखा रहे। तो क्या मैं सिर्फ एमसीक्यू पे चलूं, डिटेल पे चलूं, कि थोड़ा सा आप लोग बता दीजिए। बिल्कुल पालिया देख सकते हो। विकास को मापा नहीं जा सकता, इसे महसूस किया जा सकता है। ये कथन गलत है, बिल्कुल मापा जा सकता है। मैंने पर बताया है प्रथमतः मापा नहीं जा सकता, बिल्कुल यह सतत प्रक्रिया है। 5 नंबर वाला कौन सा है? निरंतरता का नियम। निरंतरता का नियम है, विकास कभी रुकता नहीं है। अभी एक बच्चे ने कहा ना सतत प्रक्रिया है, खोरवाल साहब कह रहे हैं ना सतत प्रक्रिया, बिना रुकने वाली प्रक्रिया। आप जीवन के हर क्षेत्र में कुछ ना कुछ सीखेंगे। आप जब 60 के हैं तभी सीखेंगे, 80 के हैं तभी सीखेंगे, कुछ ना कुछ सीखेंगे, है ना? मैं ऑफलाइन क्लास में तो बताता हूं, ऑफलाइन क्लास में तो मैं निश्चित तौर पे बताता हूं कि एक 90 साल का व्यक्ति भी क्या सीखता है अपने घर में? वह चुप रहना सीखता है। उसको पता है अब उसके शरीर में, उसकी भुजाओं में वह ताकत नहीं रही, तो वह चुप होना भी सीखता है। यह भी विकास का ही एक जो है वो नियम है। बिल्कुल कभी भी देख सकते हो पालिया जी। ओके थैंक यू। डिटेल में चलना सही है गुरुजी, डिटेल एमसीक्यू दोनों चलते रहेंगे बेटा। ठीक है ठीक है। तो ये 5 नियम मैंने आपको अब तक बता दिए हैं। बताइए उसके बाद आपको याद रखना है कि और भी नियम होते हैं बेटा, केवल 5 ही नियम नहीं होते। ध्यान रखना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है कि विकास सामान्य से विशेष की ओर चलता है। विकास सामान्य से विशेष की ओर चलता है। विकास कैसे चलता है? सामान्य से विशेष की ओर चलता है, विशेष की ओर चलता है। यह भी ध्यान रखना। और ध्यान रखना 7वां पॉइंट, विकास व्यक्तिगत प्रक्रिया है। विकास व्यक्तिगत प्रक्रिया है, व्यक्तिगत प्रक्रिया है। इसी को कई किताबों में अन्य नाम से बोला गया है कि विकास में व्यक्तिक भिन्नता पाई जाती है। क्या पाई जाती है? व्यक्तिक भिन्नता पाई जाती है, भिन्नता पाई जाती है। ठीक है ना? व्यक्तिक भिन्नता पाई जाती है। या विकास कैसी प्रक्रिया बेटा? व्यक्तिगत प्रक्रिया है। बताओ क्लियर है क्या? है ना? ऐसे ही आपको ध्यान रखना एकीकरण या एकीकृत का नियम भी आपको ध्यान रखना है। एकीकरण या आप कह सकते हैं एक रूपता या एकीकृत का सिद्धांत, है ना? तो एकीकरण में एकीकृत का नियम का मतलब क्या हुआ? जैसे ये मेरी अंगुलियां हैं, ये सब अपने आप में एक एक हैं, लेकिन ये सब आपस में मिलती है फिर भी एक बनती है, यानी एक भुजा बनती है। तो याद रखना
सब चीजों का विकास होगा तो मेरी ये वाली चीज मजबूत होगी। तो इसको बोला जाता है एकीकृत या एकरूपता का नियम। बच्चा क्या कह रहा है? बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई, टॉपिक करवा कर एमसीक्यू करवा दो। बिल्कुल, थ्योरी और एमसीक्यू दोनों ही करवाना सर। ओके ईशा, ओके ओके। किरण काव्य, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। गुल्लू जी कह रहे हैं पाली लता थ्योरी करवाओ सर, हम 0 से शुरू किया। ओके बेटा, ओके ओके। खोरवाल साहब कह रहे हैं विकास क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों प्रकार से होता है। बिल्कुल बिल्कुल खोरवाल साहब, हमने पढ़ा है बेटा, है ना, ये बता दिया मैंने, ठीक है, क्लियर है। तो इसको क्या बोलेंगे? एकीकरण व एकीकृत का नियम, है ना। ऐसे ही आपको याद रखना है समान प्रतिमान या सार्वभौमिकता का नियम। समान प्रतिमान या सार्वभौमिकता का नियम, सार्वभौमिकता का नियम, है ना। समान प्रतिमान या सार्वभौमिकता का नियम। तो विकास सामान्य से विशेष की ओर चलता है। एक बार मैं चारों समझा देता हूं। विकास सामान्य से विशेष की ओर चलता है, इसका क्या मतलब है? आपके सामने कथन आएगा, सत्य असत्य के आधार पे लिखा रहेगा विकास सामान्य से विशेष की ओर चलता है, विकास विशेष से सामान्य की ओर चलता है। सुनना क्या चीज है। मान के चलो, सामान्य का मतलब क्या है? बहुत ही नॉर्मल, और विशेष का मतलब क्या है? अपने आप में कुछ विशेष। जैसे आज आपकी राइटिंग बहुत सुंदर है, मान के चलो, तो राइटिंग सुंदर होना सामान्य बात है या विशेष बात है? बोले सर विशेष बात है। लेकिन इसमें आप याद करो, जब पहली बार आपने कोई अक्षर लिखा होगा, तो बेटा आपने ऐसे करके कुछ इस तरीके से लिखा होगा। मान लो आपने कै भी बनाया था तो ऐसे बना था, कै बनाया था ना, ऐसे बना था। तो ऐसे कै बनाना सामान्य बात है, कैसी बात है। लेकिन आज तुम कै कितने व्यवस्थित तरीके से बनाते हो, तो ऐसे बनाना विशेष बात है। क्या बात है बेटा? विशेष। तो विकास कैसे चला बेटा? सामान्य से विशेष की ओर। चीज को ऐसे पकड़ना सामान्य बात है। छोटा बच्चा किसी भी चीज को ऐसे पकड़ेगा, ये सामान्य बात है, लेकिन पेन को ऐसे पकड़ना विशेष बात है। तो याद रखना, विकास सामान्य से विशेष की ओर चलता है, विशेष से सामान्य की ओर नहीं चलता। करण बहादुर जी कह रहे हैं नहीं सर, थ्योरी से भी अच्छा लाभ मिल रहा है, एमसीक्यू भी मिल रहा है, तैयारी पहले से ज्यादा क्लियर और मजबूत लग रही है। थैंक यू जी करण जी। ओके ओके बेटा, ओके, बिल्कुल निश्चित तौर पे थैंक यू। आप सभी ने अच्छा रेस्पॉन्स दिया। बिल्कुल अपन बहुत शून्य से और शानदार तरीके से जो है इसको कंप्लीट करेंगे बेटा, है ना, शानदार तरीके से कंप्लीट करेंगे। बताओ यहां तक ओके है क्या? कि समान प्रतिमान या सार्वभौमिकता। विकास व्यक्तिगत प्रक्रिया है, मतलब आपका विकास अलग है, मेरा विकास अलग है, पड़ोसी का, भाई का, बहन का, सबका विकास अलग है, ठीक है। एकीकरण अभी बता दिया मैंने। समान प्रतिमान या सार्वभौमिकता का नियम, अगर समान प्रजाति है यानी मनुष्य है, तो चाहे वह मतलब अफ्रीकन महाद्वीप का मनुष्य हो, चाहे वह कहीं का भी हो, उसका विकास क्या रहेगा? एक जैसा ही रहेगा। बस सबसे पहले ये मान लो कि जब गर्भधारण की प्रक्रिया है वो भी सब में समान होगी, और फिर जन्म लेने की प्रक्रिया भी सब में समान होगी, और जन्म लेने के बाद विकसित होने की प्रक्रिया भी सब में समान होगी। यानी वो पहले करवट लेगा, फिर सिर उठाएगा, फिर बैठेगा, है ना, फिर रेंगेगा, फिर चलेगा। ये सारी प्रक्रिया हर पूरी दुनिया में क्या होगी बेटा? समान होगी। तो इसको बोला जाता है सार्वभौमिकता का नियम। ओके रोहित बहादुर जी कह रहे हैं सर पहली बार 0 से पढ़ रहा हूं, मनोविज्ञान पहले थ्योरी बाद में। थैंक यू। ओके ओके ओके, यतीन शिंपा, ठीक है बेटा। तो इसको हम क्या कहेंगे? सार्वभौमिकता का नियम। क्या कहेंगे बेटा? सार्वभौमिकता का नियम। बताओ क्लियर है क्या? ऐसे ही एक चीज ध्यान रखना, एक प्रश्न आ जाता है परस्पर संबंधता का नियम। परस्पर संबंधता का नियम यानी विकास के सारे आयाम, हमने विकास के आयाम पढ़े हैं ना। शारीरिक विकास, कौन कौन से आयाम पढ़े हैं बताओ? हमने पढ़े हैं शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, और भी लिख लो, मान लो नैतिक विकास, भाषाई विकास। ये सारे विकास आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं बेटा, इसको बोलते हैं परस्पर संबंधता का नियम। लेकिन यदि इनमें से आ जाए कि इन सभी आयामों में घनिष्ठ संबंध किसमें है, तो आपको शारीरिक और मानसिक में कौन सा संबंध याद रखना है? घनिष्ठ संबंध। कौन सा नियम याद रखना है? परस्पर संबंध तो सभी में है, लेकिन घनिष्ठ संबंध किसमें? शारीरिक में है, शारीरिक और मानसिक में। यानी आपका शारीरिक विकास जितना अच्छा होगा, कहा जाता है आपका मानसिक विकास भी अच्छा होगा। मानसिक विकास अच्छा है तो सामाजिक विकास अच्छा होगा, सामाजिक है तो संवेगात्मक तो नैतिक विकास अच्छा होगा। इन सब में परस्पर संबंध है। लेकिन यदि घनिष्ठ संबंध की बात आ जाए तो विकास के 2 आयामों में घनिष्ठ संबंध होता है, शारीरिक और मानसिक। प्रीतम, किरण काव्या, यतिन, ओके, ठीक है ना। तो कोई चीज नहीं समझ में आए तो बिल्कुल बेधड़क पूछा करो, कोई चिंता की बात नहीं है। क्लियर है क्या?
तो ये 10 नियम हो गए। ऐसे ही मेरे बच्चों अगला 11वां नियम आपको याद रखना है कि विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। इस कथन से सहमत हो क्या बताओ? जो नहीं सहमत हो वह पूछना। विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है, विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है या पूर्व कथनीय होता है, पूर्व कथनीय होता है। यानी विकास जो होता है मेरे बच्चों वह पूर्व कथनीय होता है। कैसा होता है? पूर्व कथनीय होता है ना। आप पूछना अगर नहीं समझ में आए। विकास अनुकरण से होता है, विकास अनुकरण का परिणाम है। विकास किसका? अनुकरण का परिणाम है। और कई किताबों में इसके लिए लिखा है अंतःक्रिया का परिणाम है। अंतःक्रिया का मतलब होता है देखना, सुनना, है ना, देखना, सुनना इत्यादि। ठीक है, तो अनुकरण का परिणाम है कौन? आपका विकास। ये भी विकास का सामान्य नियम है। एक और इंपॉर्टेंट नियम ध्यान रखना, विकास लंबवत न होकर, विकास लंबवत न होकर वर्तुलाकार होता है। लंबवत न होकर वर्तुलाकार होता है। कैसा होता है बेटा? वर्तुलाकार होता है। वर्तुलाकार का क्या मतलब है? वर्तुलाकार का क्या मतलब अभी पूछ लेना, अगर नई चीज समझ में आए। अगर समझ जाओ तो बहुत बढ़िया है, और अगर नहीं समझ में आए तो बिल्कुल बताएंगे। बताइए, बताइए यहां तक, है ना। और क्या लिख सकते हैं? परवर्ती अवस्था की अपेक्षा, परवर्ती अवस्था की अपेक्षा पूर्ववर्ती अवस्था महत्वपूर्ण होती है। अवस्था महत्वपूर्ण होती है। एक नियम और कर देता हूं, 15 कर देता हूं, फिर आपको ये 5-5 के लोट समझा दूंगा, 5-5 के टुकड़ों में पढ़ा दूंगा बेटा, है ना। एक ध्यान रखना, विकास वातावरण व विकास वातावरण व वंशक्रम का गुणनफल है। वातावरण व वंशक्रम का गुणनफल है। देखो, वंशक्रम व वातावरण का तो गुणनफल है, लेकिन अधिगम और परिपक्वता का परिणाम है कि दोनों चीजों में अंतर होता है बेटा, ध्यान रखना। बताओ क्लियर है क्या? अब एक एक चीज को बताते हैं। बताओ, क्या विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है क्या? बिल्कुल बता देंगे। ईशा बेनीवाल जी कह रहे हैं विकास लंबवत न होकर वर्तुलाकार होता है, विकास की प्रतीकावस्था के अपने खतरे होते हैं, विकास संचय प्रवृत्ति का होता है, विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। बहुत शानदार है, बहुत शानदार है। बिल्कुल बता देते हैं, अभी बता देते हैं, सारे ही बता देते हैं बेटा। विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है मतलब आप देखकर ये बता सकते हो कि ये बच्चा जो है वह है लंबा होगा, इसकी तो हाइट कम रह जाएगी, ये तो मजबूत बनेगा, ये तो अच्छा बनेगा, है ना। पूत के पग पालने दिखाई दे जाते हैं, मतलब ये तो बड़ा होकर श्रवण पौत्र बनेगा, ऐसी बातें कर दी जाती है। यानी आप विकास की भविष्यवाणी तो करते हैं वो, है ना। अनुकरण का परिणाम, बच्चा अपने परिवार के अंदर देखकर ही सीखेगा। अगर परिवार के अंदर गाली गलौच, गंदा बुरा व्यवहार होता है तो बच्चा वैसा ही सीख जाएगा, उसके विकास के ऊपर उन चीजों का प्रभाव पड़ेगा। अगर परिवार के अंदर बहुत ही सकारात्मक और बहुत ही शानदार और बहुत ही ऊर्जावान वातावरण है तो निश्चित तौर पर वह बालक के विकास को क्या करेगी? प्रभावित करेगी चीजें। बिल्कुल बिल्कुल, बताइए क्लियर है क्या? ठीक है। फिर हमने कहा कि विकास लंबवत न होकर वर्तुलाकार होता है। विकास ऐसे नहीं होता है बेटा, विकास ऐसे चलता है, ऐसे चलता है विकास, ऐसे। इसका मतलब क्या हुआ? विकास जहां पर है, मान लो विकास सबसे पहले सिर से शुरू होता है। कहां से शुरू होता है? सिर से। तो पहले इस पूरे एरिया को विकसित करेगा, फिर गर्दन में आएगा, फिर पूरी गर्दन को विकसित करेगा, फिर यहां आएगा, पूरे शरीर को यहां से विकसित करेगा। मतलब ऐसे नहीं चलता है विकास, विकास ऐसे वर्तुलाकार सर्पिलाकार रूप से चलता है। बताओ क्लियर है क्या? बिल्कुल। मिहिर बोध जी नमस्कार, लेट आए भाई मिहिर, कहां थे आज? ठीक है ना। और फिर हमने क्या कहा? परवर्ती विकास की अवस्था जो है उसकी बजाय पूर्ववर्ती अवस्था महत्वपूर्ण होती है। इसको समझने के लिए आपको यहां पर आना पड़ेगा बेटा, यहां पर आना पड़ेगा। देखो, गर्भावस्था, जो अवस्था पहले आ गई उसको पूर्ववर्ती कहा जाता है, और जो बाद में आती है उसको परवर्ती कहा जाता है। जो पहले आ गई उसको पूर्ववर्ती, और जो बाद में आती है उसको परवर्ती कहा जाता है। तो यहां पर ये पूर्ववर्ती है, ये परवर्ती है, इन दोनों में ये पूर्ववर्ती है, ये परवर्ती है, इन दोनों में ये पूर्ववर्ती है, ये परवर्ती है। बाल्यावस्था और किशोरावस्था में ये पूर्ववर्ती है, किशोरावस्था परवर्ती है। तो मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि बाद वाली अवस्था से पहले वाली अवस्था ज्यादा महत्वपूर्ण है। यानी अगर इन दोनों में से ज्यादा महत्वपूर्ण चुनने की बात है तो गर्भावस्था है, इन दोनों में से ज्यादा महत्वपूर्ण चुनने की बात है तो जो है जन्म है, शेषावस्था और बाल्यावस्था में चुनने की बात है तो शेषावस्था है। समझ के क्या बताओ एक चीज? ये पॉइंट क्लियर हो गया क्या सभी को? ठीक है बेटा, अगर हो गया तो
विकास लचीला व संशोधन योग्य होता है, ये तो बता ही दिया था। अच्छा, ये तो आगे की बातें होगी, मतलब पीछे की बातें, ठीक है, ये हो गया। विकास वातावरण व वंशकणों का गुणनफल है, यानी आप अपने माता पिता दादा दादी से जो ग्रहण करे हो वह तो तुम्हारा वंशक्रम है। तुमने रंग रूप आकार प्रकार कहां से ग्रहण किया है? अपने माता पिता दादा दादी से ग्रहण किया है। लेकिन वहीं पर शिक्षा, उठना बैठना, चाल ढाल, ये चीजें तुमने कहां से सीखी है? वातावरण से सीखी है। तुम्हारा पहनावा वातावरण की देन है। तो ये जो चीजें हैं ये वातावरण की देन है। तो याद रखना, वंशक्रम और वातावरण दोनों का गुणनफल, योगफल नहीं, गुणनफल ही क्या होता है? विकास होता है। बिल्कुल बता, क्लियर है क्या सभी? ओके, चलें। तो वंशक्रम में वातावरण दोनों का क्या होता है? गुणनफल होता है। 15 नियम हो गए। ऐसे ही एक नियम आपको याद रखना है 16वां, कि विकास संचयी होता है। विकास क्या होता है बेटा? संचयी। संचयी का मतलब होता है कम्युलेटिव। विकास संचयी होता है ना? अच्छा, एक याद रखना, विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने जोखिम होते हैं। प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे होते हैं। प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे होते हैं या जोखिम होते हैं। विकास में बालक बालिकाओं में भिन्नता पाई जाती है। बालक बालिकाओं में भिन्नता पाई जाती है। भिन्नता पाई जाती है, यह भी आपको ध्यान रखना है। 18 नियम हो गए। एक लास्ट नियम बता देता हूं कि विकास की निश्चित दिशा होती है। विकास की कैसी दशा होती है बेटा? निश्चित दिशा होती है। विकास की निश्चित दिशा होती है। जब ये वाला नियम बता रहा हूं तो आपको 3 बातें बहुत अच्छे से याद रखनी है। 3 बातें कौन कौन सी? एक तो आपको याद रखनी सिफेलोपोडल। कौन सी बात याद रखनी है बेटा? सिफेलोपोडल। एक बात आपको याद रखनी है प्रॉक्सिमो डिस्टेल। मैं हिंदी में लिख रहा हूं बेटा, प्रॉक्सिमो डिस्टेल। और एक बात आपको याद रखनी है बेटा, लोकोमोशन। कौन सी बात? लोकोमोशन। और अगर इसको इंग्लिश में लो तो याद रखना सिफेलोकोडल। सिफेलोकोडल, ठीक है। इसको बोलते हैं प्रॉक्सिमो डिस्टेल। प्रॉक्सिमो डिस्टेल। और इसको बोलते हैं लोकोमोशन। क्या बोलते हैं? लोकोमोशन, यानी गामक क्रिया है। ये बहुत अच्छे से सुनना आप। यहां पर मैं आपको एक शानदार सी चीज बता रहा हूं। सिफेलोकोडल का क्या मतलब होता है? रट जाना इसको। सिफेलोकोडल का मतलब होता है विकास जो होता है वह सिर से पैर की तरफ चलता है। किधर चलता है? सिर से पैर। और इसको बोला जाता है मस्तकाधोमुखी। यानी बेटा सुन लेना, दुनिया के किसी भी कोने में अगर मनुष्य पैदा हुआ है तो उसका विकास सिर से पैर की तरफ जाएगा। आपने इस ब्रह्मांड में कभी भी ऐसा व्यक्ति नहीं देखा होगा जो चलता पहले है, चलने पहले लग जाए और उसके बाद में उसकी रीढ़ की हड्डी विकसित हो, गर्दन विकसित हो, ताड़वा विकसित हो। नहीं, पहले ऊपर से चलेगा, ये चीजें विकसित होती जाएगी। यानी पहले गर्दन उठाएगा, रीढ़ की हड्डी विकसित होगी, बैठेगा, फिर चलेगा, यानी पांव सबसे लास्ट में विकसित होते हैं। विकास की निश्चित दिशा होती है। विकास सिर से पैर की तरफ होता है। बिल्कुल। विकास पूर्वानुमेय, पूर्व कथन, ये बता दिया मैंने बेटा, है ना? बता दिया जितेंद्र बोस। राम राम अमित स्वामी जी, बताइए क्लियर है यहां तक सभी को? तो सिर से पैर की तरफ यानी मस्तकाधोमुखी। प्रॉक्सिमो डिस्टेल का मतलब होता है बेटा केंद्र से परिधि की ओर। केंद्र से परिधि की ओर चलता है। विकास कैसे चलता है? केंद्र से परिधि की ओर। इसका क्या मतलब हुआ सुनिएगा। केंद्र से परिधि के मतलब हमारे शरीर का बिल्कुल सेंटर क्या है? मान के चलो हमारी रीढ़ की हड्डी है, तो पहले रीढ़ की हड्डी विकसित होगी और फिर बाहर की चीजें विकसित होगी। तो इसको कहा जाता है केंद्र से परिधि की ओर। ठीक है ना? बिल्कुल ये ठीक है। और लोकोमोशन का मतलब क्या है? गामक क्रियाएं। गामक क्रियाएं निश्चित है। जैसे कोई भी बच्चा सबसे पहले जो है वो करवट लेना सीखता है। क्या लेगा? करवट लेगा। फिर क्या करेगा बताओ? गर्दन उठाएगा। क्या करेगा? गर्दन उठाएगा। गर्दन उठाने के बाद सहारा लेकर बैठेगा। क्या करेगा बेटा? सहारा लेकर बैठेगा, है ना? सहारा लेकर बैठेगा। और सहारा लेकर जैसे ही बैठने लग गया फिर वह रेंगना शुरू करेगा। जिस दिन रेंगना शुरू कर देगा फिर थोड़े दिनों में बिना सहारे बैठेगा। बिना सहारे बैठेगा। जिस दिन बिना सहारे बैठेगा उस दिन सहारा लेकर खड़ा होगा। सहारा लेकर खड़ा होगा और सहारा लेकर खड़ा होगा। एक दिन वह बिना सहारे के खड़ा होगा और बिना सहारे के जिस दिन खड़ा होगा उस दिन भागेगा, दौड़ेगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसको लोकोमोशन कहा जाता है। यानी ये पूरी दुनिया में परंपरा ऐसी चलती है। तो ये हमारे विकास के नियम हो गए। विकास संचयी होता है, इसका क्या मतलब है?
विकास संचयी होता है क्या मतलब? संचय का मतलब होता है पीछे की चीजें जुड़ते हुए चलना। जैसे अब सोचो, यहां सोचो, अगर मान लो ये बच्चा बिना सहारे के चल रहा है तो क्या इसमें करवट लेने का योगदान नहीं है क्या? गर्दन उठाने का योगदान नहीं है क्या? ये चीजें अच्छे से हुई तब ये चल पा रहा है। तो पीछे की सारी चीजें बेकार नहीं जाती है, पीछे की सारी चीजें जुड़ती जाती है और फिर जाके विकास का एक पैटर्न दिखाई देता है। बताइए, क्लियर होगी ना? तो इसको बोलते हैं संचयी। प्रत्येक अवस्था के खतरे होते हैं। जैसे गर्भावस्था है तो गर्भावस्था में आपको पता है माँ के पेट में बच्चा कितने खतरे में होता है ना? माँ ने अगर कुछ गलत सलत खा पी लिया तो बच्चे पे उसका इंपैक्ट देखने को मिलता है। अगर माता नहीं खाती है तो बच्चा कुपोषित पैदा होता है। माँ ने अच्छा खान पान आहार पोषण रखा है तो बच्चा जो है वो एकदम आप कह सकते हैं स्वस्थ पैदा होगा। तो ये गर्भावस्था के खतरे हो गए। जन्म के बाद देख लो, है ना? जन्म के बाद बच्चा नाजुक अवस्था में होता है ना? कितना नाजुक है कि वह बिल्कुल पराधीन है, दूसरों के अधीन है। आप ही उसको उठाओगे, आप ही उसको सुलाओगे। अगर उसने सुसु पोटी कर दी तो कर दी, वो पड़ा रहेगा। तो साहब ये उस अवस्था के खतरे हैं। बाल्यावस्था में आता है तब अपन उसको गंदा बोल देते हैं, भाई साहब ये तो सूगला बहुत रहता है, तो नहाता ही नहीं है ना? उस बाल्यावस्था के अपने खतरे हैं। वहां पे जाके माँ बाप को पहली बार लगता है कि ये तो बड़ी गलती कर दी अपन ने, यानी माँ बाप के नजरिए से वह समस्या हो जाता है ना? तो ये बाल्यावस्था के खतरे हैं। किशोरावस्था में आते आते तो आपको पता है बालक के ऊपर तनाव, तूफान, दबाव, संघर्ष, प्यार, प्रेम, ब्रेकअप, तमाम चीजें उसके सामने आ जाती है। तो हर अवस्था के अपने क्या होते बेटा? खतरे होते हैं। बिल्कुल बताओ, क्लियर है क्या? क्लियर है? और बालक बालिकाओं में विकास में भिन्नता पाई जाती है, इसमें तो अंतर ही नहीं होना चाहिए। चाहे बालक हो बालिका हो, दोनों में विकास क्या होता है? अलग अलग तरीके से होता है। बालक में बालकों के जैसे और बालिकाओं में बालिकाओं के जैसा विकास होता है। और फिर हमने कहा कि विकास की भी क्या होती है बेटा? एक निश्चित दिशा होती है। बताइए, क्लियर है क्या यहां तक सभी को? है ना? अब मैं आपको 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, ध्यान रखना। आपने देखा होगा एक बच्चा होता है जो दाएं हाथ से लिखता है। ज्यादातर लोग कैसे लिखते हैं? दाएं हाथ से लिखते हैं, है ना? एक तो ये ध्यान रखना। कई बच्चे ऐसे होते हैं, 5% बच्चे ऐसे हैं जो बाएं हाथ से लिखते हैं। 95% बच्चे दाएं हाथ से लिखते हैं, राइट हैंडेड होते हैं। क्या होते हैं ये? और ये 5% लोग होते हैं, ठीक है ना? अच्छा, दोनों हाथों से भी लिखते हैं या दोनों हाथ काम करते हैं, लेकिन इनका कोई प्रतिशत नहीं है। अब सुनना सर क्या बताना चाह रहे थे? मैं ये बताना चाह रहा था बेटा, जो दाएं हाथ से लिखता है उसको दक्षिण हस्ता कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? दक्षिण हस्ता। किताबों में या पेपर में लिखा हुआ आ सकता है राइट हैंडेड, यानी दक्षिण हस्ता। कौन होता है दक्षिण हस्ता? ये सुनना, वह बच्चा जिसका बायां हेमिस्फीयर स्ट्रांग है। बायां हेमिस्फीयर स्ट्रांग है या बायां हेमिस्फीयर मजबूत है। बायां हेमिस्फीयर मजबूत है। तो सर राइट हैंडेड कौन होता है? सॉरी, लेफ्ट हैंडेड कौन होता है? तो इसको बोलते हैं वाम हस्ता। कौन होता है? वाम हस्ता। सर ये होता कौन है? जिसका दायां हेमिस्फीयर स्ट्रांग है, दायां हेमिस्फीयर मजबूत है, उसको अपन वाम हस्ता बोलते हैं। और ध्यान रखना, ये जो दोनों हाथों से लिखने वाला है, इस बच्चे को प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रखना, अपन एम्बीडेक्सट्रोअस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एम्बीडेक्सट्रोअस बोला जाता है। ये शब्द आपको बेटा याद रखने हैं मनोविज्ञान के तरीके से। अब मैं चीजें बता देता हूं क्या है। दाएं हाथ से जो बच्चे राइट हैंडेड है ना, जो बच्चे राइट हैंडेड है, जैसे मैं राइट हैंडेड हूं, तो मेरा ये वाला स्ट्रांग है। ये वाला हेमिस्फीयर का मतलब होता है हमारे सिर का आधा हिस्सा, है ना? ये मेरा बायां हेमिस्फीयर है, ये मेरा दायां हेमिस्फीयर है। अगर मेरा दायां हेमिस्फीयर मजबूत है तो मैं बाएं हाथ से लिखूंगा, और अगर मेरा बायां हेमिस्फीयर मजबूत है तो मैं दाएं हाथ से लिखूंगा, यानी मैं दक्षिण हस्ता होऊंगा। अगर मेरा ये जो आप कह सकते हैं कि जो दायां हेमिस्फीयर स्ट्रांग होगा तो मैं वाम हस्ता बन जाऊंगा। बताइए, चीज क्लियर है क्या? बताइए भाई, बिल्कुल बताइए यहां तक सभी बच्चे, ठीक है? लेकिन जो बच्चे दोनों हाथ से लिखते हैं उनको एम्बीडेक्सट्रोअस कहा जाता है। लेकिन ध्यान रखना, ये हर कोई नहीं होता है, ये केवल जन्म के 3-4 वर्ष तक होता है। ये जन्म के 3-4 वर्ष तक, ये चीज जन्म के कितने वर्ष तक होती है बेटा? 3 से 4 वर्ष तक होती है। यानी आप कभी भी देखना, छोटा बच्चा जो होता है ना, अब सुनना, कई बार आपके दिमाग में ऐसे भी ये चीज आ सकती है
हेमिस्फीयर क्या होता है बता दिया बेटा मैंने, हमारे मस्तिष्क का जो है मध्य भाग हेमिस्फीयर होता है। अब सुनिएगा बहुत अच्छे से, यहां पर एक चीज सुनने की है बेटा कि आपको ऐसे लग सकता है कि सर कोई राइट हैंडेड या लेफ्ट हैंडेड कैसे बनता है, तो इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। मनोविज्ञान ये कहता है कि बच्चा जब पैदा हुआ है ना वो एम्बीडेक्स्ट्रोअस है, यानी वो बिल्कुल शून्य है, न तो वो राइट हैंडेड है न वो लेफ्ट हैंडेड है, दोनों हाथ एक जैसे काम करते हैं। लेकिन जैसे 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 बच्चा बड़ा होता है, बिल्कुल बच्चा सुनना, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है ना वह एक हाथ को ज्यादा काम में लेने लगता है, एक हाथ को ज्यादा काम में लेने लगता है। तो मान के चलो, अब मैं आपको एक बिल्कुल साधारण शब्दों में बता रहा हूं, मान के चलो आप बचपन में इस हाथ को ज्यादा काम में लेते थे, इस हाथ से खाना खाने की कोशिश करी थी आपने, 3 4 5 साल के थे, तो आपको दादा दादी मम्मी पापा ने रोका कि नहीं बेटा ये हाथ गंदा होता है, इस हाथ से खाना नहीं खाते, है ना, हमेशा राइट हैंड से खाना खाते हैं। तो अपन को ये पहली बार लगा कि यार गंदा है, तो अपन ने इस हाथ को पीछे की तरफ खींच लिया, इससे ज्यादा काम नहीं किया, इससे ज्यादा काम किया। जिस हाथ से तुमने ज्यादा काम किया वो हाथ ज्यादा निपुण हो गया, तो तुम राइट हैंडेड हो गए। जो बच्चे लेफ्ट हैंडी होते हैं उन्होंने इस हाथ से काम किया होगा और रोका नहीं गया होगा, उनको टोका नहीं गया होगा, तो उनका ये हाथ ज्यादा काम में आने लग गया, तो इसको वो लेफ्ट हैंडी बन गया। और कोई रीजन नहीं है, और कोई रीजन नहीं है प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है। तो आज तो भाई साहब हमने गजबी तरीके की बातें पढ़ी है और बहुत शानदार बातें आज की क्लास में पढ़ी है अपन ने। बहुत बड़ा मैटर हमने आज पढ़ा है बेटा। हमने वृद्धि व विकास की बातें करी है, हमने इन दोनों में शानदार तरीके से अंतर देखे हैं, उसके बाद में हमने विकास क्रम में होने वाले परिवर्तन देखे हैं, और उसके बाद विकास के सामान्य नियम, विकास के सामान्य नियमों में तो तुम लोगों ने झंडे गाड़ दिए। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा तो गला बोलते बोलते बैठ जाता है, लगातार 60-65 मिनट तक लगातार बोलता हूं। ऑफलाइन क्लास में तो गले को बहुत आराम मिलता है, ऑनलाइन क्लास लेना आसान नहीं होता, बहुत ज्यादा मेहनत होती है बेटा, इसके अंदर बहुत ज्यादा मेहनत होती है, ठीक है। लेकिन एक मन करता है कि यार बच्चों के लिए जो है कुछ अलग करें, मतलब कुछ प्रयास करें हमारे बच्चों के लिए, ठीक है। लेकिन आप लोग इस तरीके से आते हैं तो खुशी भी मिलती है कि भाई आप भी हमारे प्रयासों को समझ रहे हैं। तो हमारे इस परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, और क्लास के ऑफलाइन होने के बाद में जब क्लास खत्म हो जाए ना तो दोबारा यूट्यूब पे आ जाया करो, है ना। मैं देखता हूँ 2-3 बच्चे हैं जो बेचारे मेरा एप्रिशिएशन करने आते हैं, मेरा हौसला बढ़ाने आते हैं, बाकी तो कहते हैं ठीक है यार पढ़ लिया निकलना अब, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्लास खत्म होने के बाद एक अच्छा सा कमेंट छोड़ के जाया करो। सोच के देखो अभी जैसे 10:15 होने वाले हैं, है ना, मैं अभी भी स्टूडियो से निकलूंगा तो तकरीबन 15 मिनट लगेंगे। मैं घर जाऊंगा, जब सोने की स्थिति में होऊंगा तो 11-12 बज चुके होंगे। तो मैं एक बार सोने से पहले कमेंट जरूर देखता हूं कि वो कौन बच्चे हैं जिन्होंने मेरा हौसला बढ़ाया है, जिन्होंने मुझे ताकत प्रदान करी है। तो प्यारे विद्यार्थी मुझे भी अच्छा लगता है। कल पुनः मिलेंगे इसी समय, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय